हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANI1 एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, ब्रीफली डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे डेवलप हुई। हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उन इवेंट्स के बारे में लिखना है जिन्होंने इस सब्जेक्ट को शेप दिया, जैसे एक्सप्लोरेशन, कॉलोनियलिज्म और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है इंसानों का अध्ययन, उनके ओरिजिन, विकास, कल्चर और बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। ये शब्द ग्रीक वर्ड्स एंथ्रोपस, मैन, और लोगोस, स्टडी से बना है। 19वीं सेंचुरी के दौरान जब यूरोप में एक्सप्लोरेशन और साइंस तेजी से बढ़ रहे थे, तब एंथ्रोपोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में उभार कर आए। पहले ये फिलॉसफी और नेचुरल हिस्ट्री का पार्ट थी, पर बाद में इसने इंसान को समझने का एक होलिस्टिक तरीका अपनाया। मेन बॉडी। 1. अर्ली रूट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। एंथ्रोपोलॉजी के विचारों की शुरुआत पुराने ग्रीक थिंकर्स जैसे हेरोडोटस, प्लेटो और एरिस्टोटल से हुई, जिन्होंने मानव स्वभाव और समझ को समझने की कोशिश की। रेनेसां के टाइम 14 to 17 सेंचुरी में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स नए देशों में गए, उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों से संपर्क किया। इन एनकाउंटर्स ने लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ाई, जिससे एंथ्रोपोलॉजिकल सोच का जन्म हुआ। उदाहरण, मिशनरी और ट्रैवलर्स के लिखे अकाउंट्स ने अर्ली एथनोग्राफिक डेटा प्रोवाइड किया। 2. एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंस इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजी एक एकेडमिक साइंस के रूप में एस्टेब्लिश हुई। चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ एवोल्यूशन और हर्बर्ट स्पेंसर के सोशल इवोल्यूशनिज्म ने एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक बेस दिया। एडवर्ड बी टाइलर, प्रिमिटिव कल्चर, 1871, और लेविस हेनरी मॉर्गन, एंशिएंट सोसाइटी, 1877, ने सोसाइटी के विकास को इवोल्यूशनरी स्टेजेस में एक्सप्लेन किया। अर्ली एंथ्रोपोलॉजी का फोकस था ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस को समझना। मुख्य सोच। उस समय एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कल्चर्स को कंपेयर करके सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का स्टडी करते थे। 3. एक्सपेंशन थ्रू कॉलोनियलिज्म एंड फील्ड वर्क। कॉलोनियल पीरियड ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को नए सोसाइटीज में रिसर्च करने का मौका दिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने अपने रूल को समझने और मेंटेन करने के लिए इन स्टडीज को सपोर्ट किया। ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की और फ्रांज बोयस जैसे स्कॉलर्स ने फील्ड वर्क को एंथ्रोपोलॉजी का बेस बनाया। मैलिनोव्स्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेथड दिया और बोयस ने कल्चरल रिलेटिविज्म के आइडिया को प्रमोट किया। असर। इससे एंथ्रोपोलॉजी एक प्रैक्टिकल और फील्ड बेस्ड सब्जेक्ट बन गई। 4. मॉडर्न डेवलपमेंट्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी ग्रोथ। 20वीं सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजी के 4 मेन ब्रांचेस बनी: कल्चरल, फिजिकल, आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। फोकस कंपेयर करने से बदलकर कल्चर्स और सोसाइटीज को समझने पर आया। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्गरेट मीड, कल्चर एंड पर्सनालिटी, और क्लिफोर्ड गेट्स, इंटरप्रेटिव अप्रोच, ने इस सब्जेक्ट को और डीपन किया। आज के समय में एंथ्रोपोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी बन चुकी है। यह सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जेनेटिक्स से जुड़कर नए एरियाज जैसे ग्लोबलाइजेशन और जेंडर स्टडीज पर काम करती है। कंक्लूजन। एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें फिलॉसफी, एक्सप्लोरेशन और साइंस ने मिलकर एक नई स्टडी फील्ड बनाए। पहले ये इवोल्यूशनरी और एथनोसेंट्रिक थी, लेकिन अब ये कल्चरल डाइवर्सिटी और ह्यूमन इक्वालिटी पर फोकस करती है। आज एंथ्रोपोलॉजी हमें बताती है कि इंसान और समझ को समझने के लिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द एथिक्स इन फील्ड वर्क। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फील्ड वर्क के दौरान एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। मतलब, रिसर्च करते वक्त पार्टिसिपेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनकी प्राइवेसी, कंसेंट और कल्चर का रिस्पेक्ट कैसे करना है, ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
फील्ड वर्क एथिक्स का मतलब है मोरल और प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स जो रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करते वक्त गाइड करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क डायरेक्टली लोगों और कम्युनिटीज के साथ होती है, इसलिए एथिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एंश्योर करता है कि रिसर्च ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल और सेफ हो। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन (AA) ने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है जो बताता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को रिसर्च कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से करनी चाहिए। मेन बॉडी 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन फील्ड वर्क। एथिक्स से रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स के बीच ट्रस्ट बनता है। ये एंश्योर करता है कि किसी भी इंसान या कम्युनिटी को नुकसान या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एथिकल रिसर्च से डाटा की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जब रिसर्चर कम्युनिटी के रूल्स फॉलो करता है तो रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन मिलता है। एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर ट्राइबल एरिया में काम कर रहा है तो उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। 2. की एथिकल प्रिंसिपल्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले पार्टिसिपेंट्स को स्टडी का पर्पस, मेथड और रिजल्ट क्लियरली बताना चाहिए। पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होना चाहिए और उन्हें कभी भी विड्रॉ करने का राइट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर शादी के रिचुअल्स पर स्टडी कर रहा है तो लोगों को पहले ही बता देना चाहिए कि डाटा किस लिए यूज होगा। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी और पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाना चाहिए। बिना परमिशन के उनका नाम या डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए। इससे उनकी सेफ्टी और डिग्निटी बची रहती है। अवॉइडिंग हार्म। रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को भी फिजिकल, इमोशनल या सोशल नुकसान ना हो। सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे जेंडर, रिलीजन, पॉलिटिक्स को बहुत केयर से हैंडल करना चाहिए। एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट एरिया में काम करते वक्त अनक्वेश्चन से बचा जाना चाहिए जो टेंशन क्रिएट करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। हर कम्युनिटी के अपने वैल्यूज और बिलीफ्स होते हैं जिनका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। रिसर्चर को अपना कल्चर इंपोज नहीं करना चाहिए बल्कि लोकल नॉर्म्स अडॉप्ट करने चाहिए। एग्जाम्पल, लोकल ड्रेस कोड या ग्रीटिंग स्टाइल फॉलो करना कल्चरल सेंसिटिविटी दिखाता है। 3. प्रोफेशनल कॉन्डक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्चर को हमेशा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। डेटा मैनिपुलेट या फेक करना अनएथिकल है। रिसर्च के दौरान एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और स्पॉन्सर्स के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, अगर फंडिंग मिल रही है तो रिसर्चर को अपने बियास या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करने चाहिए। 4. इंस्टीट्यूशनल और ग्लोबल एथिकल गाइडलाइंस। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन (AA) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल साइंसेज (ICAES) ने एथिकल रूल्स डिफाइन किए हैं। AA के कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है, डू नो हार्म, बी ओपन एंड ऑनेस्ट और obtain इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। यूनिवर्सिटीज फील्ड वर्क स्टार्ट करने से पहले एथिकल रिव्यू बोर्ड (ERB) से अप्रूवल लेना जरूरी समझती है ताकि पार्टिसिपेंट सेफ रहे। 5. एथिकल चैलेंजेस इन फील्ड वर्क। कभी कभी रिसर्चर को डिलेमा होता है, सच लिखे या पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करे। एग्जाम्पल, अगर स्टडी इल्लीगल एक्टिविटी या प्राइवेट रिचुअल पर हो तो डिटेल्स रिवील करने से लोगों को डेंजर हो सकता है। ऐसे केसेस में एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ह्यूमन वेलफेयर को एकेडमिक बेनिफिट से ऊपर रखना चाहिए। रिसर्चर को हमेशा ऑब्जेक्टिविटी और एम्पैथी के बीच बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कंक्लूजन, फील्ड वर्क एथिक्स एक रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमेन रिसर्च की फाउंडेशन है। ये एंश्योर करता है कि रिसर्चर लोगों का रिस्पेक्ट करे, उनका डेटा प्रोटेक्ट करे और सच्चाई पर टिका रहे। एथिकल रिसर्चर पर कम्युनिटी और एकेडमिक दोनों भरोसा करते हैं, जिससे एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन और स्ट्रांग बनती है। सीधी बात, बिना एथिक्स के फील्ड वर्क एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है, एक्सप्लोरेशन नहीं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Describe the role of statistical techniques in research. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रिसर्च प्रोसेस में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का क्या रोल होता है। हमें ये समझाना है कि ये टेक्निक्स डाटा को कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करने में कैसे हेल्प करती है। साथ ही ये भी दिखाना है कि स्टैटिस्टिक्स से रिसर्च ज्यादा एक्यूरेट, रिलायबल और ऑब्जेक्टिव कैसे बनती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यह नंबर्स के डाटा को कलेक्ट करने, एनालाइज करने और इंटरप्रेट करने का साइंस है।
रिसर्च में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देती है, जिससे रिसर्चर करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचता है। स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस टेस्ट करने, रिजल्ट वेरीफाई करने और रिलायबल फाइंडिंग्स देने में हेल्प करता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च की बैकबोन माना जाता है। मेन बॉडी। 1. डेटा कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन में स्टैटिस्टिक्स का रोल। सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन। स्टैटिस्टिकल मेथड्स रिसर्चर को सही सैम्पलिंग टेक्निक चूज करने में मदद करती है, जैसे रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, etc., ताकि डेटा अनबायस्ड हो। डेटा क्लासिफिकेशन और टैब्यूलेशन। डेटा कलेक्ट होने के बाद उससे टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे समझना इजी हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर चिल्ड्रन के डाइट पैटर्न पे स्टडी कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाकर डाटा को एज और न्यूट्रिशन के बेस पर क्लासिफाई करेगा। 2. डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में रोल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे टूल्स से डाटा का शॉर्ट समरी मिलता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट और एनोवा जैसे मेथड से हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है और पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शन ली जाती है। एग्जाम्पल, एक रिसर्चर अगर एजुकेशन और इनकम के रिलेशन को समझना चाहता है, तो वो रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेगा। 3. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रोल। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग। ची स्क्वायर, टी टेस्ट और फर टेस्ट जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स से हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस और प्रोबेबिलिटी। इनसे रिसर्चर डिसाइड करता है कि रिजल्ट रियल डिफरेंस दिखाता है या सिर्फ चांस का इफेक्ट है। एग्जाम्पल, मेडिकल रिसर्च में नई मेडिसिन टेस्ट करने के लिए टा टेस्ट यूज किया जाता है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस पुरानी से कंपेयर की जा सके। 4. डेटा प्रेजेंटेशन और डिसीजन मेकिंग में रोल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डाटा को पीए चार्ट, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के थ्रू इजीली समझाया जा सकता है। डिसीजन सपोर्ट। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स रिसर्चर और पॉलिसी मेकर्स को डाटा बेस्ड डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ स्टडीज में गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पॉलिसी डिसाइड करने के लिए स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स का यूज करती है। 5. रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एंश्योर करना। बायस कम करना। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियन और बियास को मिनिमाइज करती है। ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिसर्च को फैक्ट बेस्ड और रिलायबल बनाता है। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड डिविएशन और एरर मार्जिन जैसे टूल्स रिसर्च के एक्यूरेसी लेवल को मेजर करते हैं। कंक्लूजन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रिसर्च के हर स्टेज पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डेटा कलेक्ट करने से लेकर एनालाइज और इंटरप्रेट करने तक। ये रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलकर एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर स्टैटिस्टिक्स ना हो, तो रिसर्च सब्जेक्टिव और वीक हो जाती। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च का फाउंडेशन माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करना ना भूलें। Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss the biological methods of data collection. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स कैसे किए जाते हैं। इसमें हमें बताना है कि ह्यूमन बॉडी, जेनेटिक्स, ग्रोथ और इवोल्यूशन का स्टडी कैसे किया जाता है, कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन उन टेक्निक्स को कहते हैं जिनसे हम ह्यूमन बीइंग्स को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में स्टडी करते हैं। इनका मेन पर्पस होता है ह्यूमन एवोल्यूशन, ग्रोथ, जेनेटिक वेरिएशन और एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन को समझना। एल्स HRDLICKA और अर्नेस्ट एहूटन जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने बायोलॉजिकल मेथड्स की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया था ताकि ह्यूमन डाइवर्सिटी को साइंटिफिक तरीके से समझा जा सके। मेन बॉडी। 1. एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट लेना। इसमें हाइट, वेट, हेड साइज, लिम्ब लेंथ जैसे पार्ट्स को मेजर किया जाता है यूजिंग एंथ्रोपोमीटर, कैलिपर्स और मेजरिंग टेप। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग रीजन्स के लोगों में बॉडी स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सर्वेस किए हैं जिससे इंडियन पॉपुलेशंस के बॉडी वेरिएशन का स्टडी हुआ। यूज। फोरेंसिक साइंस, स्पोर्ट्स और हेल्थ स्टडीज में काफी यूजफुल है। 2. सोमाटोमेट्रिक और ऑस्टियोमेट्रिक टेक्निक्स। यह मेथड्स बॉडी और बोन्स के स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए होते हैं। सोमेटोमेट्री में लिविंग बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे चेस्ट और आर्म्स का मेजरमेंट किया जाता है।
ऑस्टियोमेट्री में स्केलेटन और बोन्स का मेजरमेंट होता है जिससे एंशिएंट ह्यूमन रिमेन्स का स्टडी होता है। इन टेक्निक्स से हमें स्केलेटन के सेक्स, एज और रेस के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल, स्कुल और लॉन्ग बोन्स के ऑस्टियोमेट्रिक एनालिसिस से एंशिएंट पॉपुलेशन का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। 3. सेरोलॉजिकल और जेनेटिक मेथड्स। यह मेथड्स ब्लड और जीन्स के स्टडी पर बेस्ड होते हैं। सेरोलॉजी में ब्लड ग्रुप्स ABO, RH के एनालिसिस से पॉपुलेशन के रिलेशन और वेरिएशन का स्टडी होता है। जेनेटिक स्टडीज DNA एनालिसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे मॉडर्न टेक्निक्स यूज करती है ताकि जेनेटिक डिफरेंस समझा जा सके। इनका यूज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, फोरेंसिक साइंस और माइग्रेशन स्टडीज में होता है। एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रियल DNA के स्टडी ने आउट ऑफ अफ्रीका थियरी को सपोर्ट किया है। 4. फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल मेथड्स। इन मेथड्स से हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस और केमिकल एक्टिविटीज को समझते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेजर की जाती है। ये बताते हैं कि ह्यूमंस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कैसे अडेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, तिब्बत और एंडीज के लोग लो ऑक्सीजन लेवल के बावजूद सर्वाइव करते हैं ड्यू टू फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इससे हम बायोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल रिलेशनशिप समझते हैं। 5. डर्मेटोग्लिफिक और सोमेटोटाइप स्टडीज। डर्मेटोग्लिफिक्स फिंगरप्रिंट और पल्म पैटर्न के स्टडी को कहते हैं जो हेरेडिटरी और पॉपुलेशन ट्रेट्स दिखाता है। सोमेटोटाइपिंग शेल्डन के द्वारा दिया गया ह्यूमन बॉडी को 3 टाइप्स में डिवाइड करता है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। इन दोनों का यूज फॉरेंसिक और हेल्थ रिसर्च में होता है। कंक्लूजन, बायोलॉजिकल मेथड से हमें ह्यूमंस के फिजिकल वेरिएशन, एवोल्यूशन और एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन के बारे में साइंटिफिक समझ मिलती है। यह मेथड्स एंथ्रोपोलॉजी को एक कंप्लीट बायोलॉजिकल बेस देते हैं जिससे हम ह्यूमंस को नेचुरल और सोशल दोनों पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 1. स्टेप्स टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू। 2. प्राइमरी डेटा। 3. कोरिलेशन। 4. थियरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक में बेसिक डेफिनेशन, उसके मेन फीचर्स और रिसर्च या एंथ्रोपोलॉजी में उसका इंपॉर्टेंस बताना है। एग्जाम्पल देना आंसर को और क्लियर बनाता है। आंसर, इंट्रोडक्शन। रिसर्च या एंथ्रोपोलॉजी में लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, कोरिलेशन और थियरी जैसे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह रिसर्च प्रोसेस को सिस्टमैटिक और रिलायबल बनाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हर रिसर्चर के लिए जरूरी है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू और बी. प्राइमरी डेटा। ए. स्टेप्स टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू। 1. मीनिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड पुरानी स्टडीज, बुक्स और रिसर्च पेपर्स को सिस्टमैटिकली पढ़ना और एनालाइज करना। ये रिसर्चर को पहले के काम समझने और नए रिसर्च के लिए बेस बनाने में मदद करता है। 2. इंपॉर्टेंस। रिसर्च के लिए स्ट्रांग बेस देता है। पुराने रिसर्च को रिपीट होने से बचता है। पहले के थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस समझने में हेल्प करता है। नए रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस बनाने में गाइड करता है। 3. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। 1. सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सबसे पहले एक क्लियर और रेलेवेंट टॉपिक चूज करना होता है जो रिसर्चेबल हो। 2. सर्चिंग फॉर लिटरेचर। इस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं। 3. रिव्यूइंग एंड रीडिंग। कलेक्टेड मटेरियल को ध्यान से पढ़कर मेजर थीम्स, थियरीज और फाइंडिंग्स समझते हैं। 4. ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को लॉजिकली अरेंज किया जाता है ताकि समझना इजी हो। 5. राइटिंग द रिव्यू। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करके कोहेरेंट रिव्यू लिखा जाता है जिसमें रिसर्च गैप्स हाईलाइट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक ट्राइबल हेल्थ इश्यूज इन इंडिया है तो लिटरेचर रिव्यू में मेलन्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट स्कीम्स पर पुरानी स्टडीज इंक्लूड की जाएंगी। बी. प्राइमरी डेटा। 1. मीनिंग। प्राइमरी डेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो रिसर्चर खुद अपने स्टडी के लिए डायरेक्टली कलेक्ट करता है। ये फ्रेश और स्पेसिफिक डेटा होती है जो किसी और सोर्स से ली गई नहीं होती। 2. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ऑब्जर्वेशन, नेचुरल बिहेवियर या इवेंट्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना। इंटरव्यू, रिस्पोंडेंट्स से डायरेक्टली बात करके उनके व्यूज लेना। क्वेश्चनर,
फॉर्म के जरिए इंफॉर्मेशन लेना। केस स्टडी, एक केस, ग्रुप या इंडिविजुअल का डिटेल स्टडी करना। फील्ड वर्क, एंथ्रोपोलॉजी में लोगों के बीच रहकर उनका कल्चर और लाइफस्टाइल समझना। 3. एडवांटेजेस, डेटा एक्यूरेट और अपडेटेड होता है। रिसर्च के पर्पस के हिसाब से कलेक्ट किया जाता है। रिसर्चर को प्रोसेस पर फुल कंट्रोल होता है। 4. लिमिटेशंस, टाइम और मनी दोनों ज्यादा लगता है। रिस्पोंडेंट्स कभी कभी ऑनेस्ट जवाब नहीं देते। लार्ज पॉपुलेशन के लिए कलेक्ट करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर किसी ट्राइब के साथ फील्ड वर्क करता है तो उनके कस्टम्स, बिलीफ्स और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सब प्राइमरी डेटा होता है। कंक्लूजन, लिटरेचर रिव्यू और प्राइमरी डेटा दोनों रिसर्च के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू थियोरेटिकल बेस देता है, जबकि प्राइमरी डेटा प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिसर्च स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।